Assalamu alaikum to all dear students. This is your science teacher Ms. Ramsha. Hope you all are fine and safe. In this session, we are going to start our month of August. In month of August, you have the unit number 1, which is sustenance of the individual eye. First, I'll give you introduction about this chapter. Transport of materials. To stay alive, all living organisms need to transport materials from one part of the body to another part. सही? ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि तमाम जिंदा रहने वाली चीज़ें और ज़िंदगी गुजारने के लिए स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए हमारे ऑर्गेनिजम्स का जो परफॉर्मिंग होती है वो कुछ यूँ होती है कि उन्हें ट्रांसपोर्ट करनी होती है एक चीज़ दूसरी चीज़ से। वो किस तरह? Here I am going to give you some example about this transport, which is food and oxygen are transported to all cells in the body for respiration and growth. सही? इन्होंने हमें क्या बताया कि फूड और ऑक्सीजन ये दो चीज़ें पूरी बॉडी में हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं, तमाम सेल से लेके आपकी बॉडी के अंदर। क्यों? किस लिए? ताकि आप रेस्पिरेशन कर सकें और बढ़ सकें, ग्रोथ कर सकें। Waste products are transported from the cells to the organs that excrete them. और waste products जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, मतलब हमारा खाया हुआ खाना जो हमें जिसकी ज़रूरत है वो तो हमारे ब्लड में जाके शामिल हो जाता है, और जो हमारे लिए अननेसेसरी है, अनवांटेड है, वेस्टेज है, वो जो है जाके आपकी सेल ऑर्गन से एक्सक्रिएट हो जाता है, बाहर की तरफ खारिज हो जाता है। There are various methods by which materials are transported in plants and animals. Okay, so here you have a short summary about the transport in animals. In page number 1, the transport of nutrients in unicellular organisms such as amoeba or paramecium. ये दो आपके ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि आपके ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं न्यूट्रिएंट्स को, बैक्टीरिया एटसेट्रा। सही? इज वेरी सिंपल। द न्यूट्रिएंट्स रीच एवरी पार्ट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन। आपकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके सेल के जरिए आपकी पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट हो रही होती है, जिस प्रोसेस को यहाँ पे कहा जा रहा है डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी इन द डिटेल। In simple aquatic multicellular organisms such as hydra and jellyfish, oxygen and nutrients are transported by water. ये जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हैं ये किस तरह ट्रांसपोर्ट की जा रही है? ये वाटर के जरिए एक वाटर फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट होती हैं इन योर बॉडी, दैट सर्कुलेट्स थ्रू देयर बॉडीज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। Okay, so come in page number 3. In page number 3, you can see the topic of diffusion. What is diffusion? How can they work? Now I'm going to explain you. All substances are made up of minute particles called molecules. Minute मतलब कि कुछ छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं वो substances, जिन्हें हम अपनी ज़ुबान और अपने इन केमिकल लैंग्वेज में जो है उन्हें कहा जा रहा है यहाँ पे molecules. In a solid The molecules are packed. Solid way में जो आपके molecules होते हैं वो are packed होते हैं, relatively close together, एक दूसरे से बहुत सख्ती से जुड़े होते हैं, with little or no freedom to move. सही है? उनके पास मतलब कि जब वो solid होते हैं, सख्त होते हैं, तो वो आगे और पीछे हमारी हेल्प के बगैर खुद आज़ादी से मूव नहीं कर सकते। और अगर मैं आपको इस solid की एग्जाम्पल देती चलूँ तो you can take as your school desks, they are solid. Your school chairs, they are also solid. Your walls, your windows, they are also solid. ये आपके पास solid form में होती हैं जो आपकी मदद के बगैर ना आगे जा सकती हैं और ना ही पीछे आ सकती हैं। Now here we are going. In liquid the molecules are close together. लेकिन in liquid form में molecules जो होते हैं आपस में एक दूसरे के करीब तो होते हैं, बट आर फ्री टू मूव। लेकिन वो फ्री है, उनके पास आज़ादी है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल पानी की बॉटल लीजिए और अगर आप पानी की बॉटल को शेक करें तो पानी आगे भी जाएगा और पानी आपका पीछे भी आएगा। ऐसे तो नहीं है कि वो जहाँ आपने रख दिया है वो वैसे ही रहेगा इन द
सॉलिड फॉर्म, जैसे कि आपकी डेस्क है वो सॉलिड फॉर्म है वो वैसे ही रहेगी। लेकिन इन लिक्विड अगर पानी आपके हाथ से गिरता है तो वो आगे की तरफ भी जाएगा और पीछे की तरफ भी आएगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीडम रखते हैं। As same here we are going to discuss about the gas. The molecules of a gas are very much further apart and are moving about at random, holding with each other and the walls of whatever contains the gas. As same as in liquid, the gas भी आपके पास कुछ ऐसे ही है कि आप गैस को भी जो है कहीं पे कैद नहीं कर सकते। आपके जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं जहाँ पे चिमनीज लगे होते हैं, काम हो रहा होता है, वर्क हो रहा होता है और उन चिमनीज से जो गैस निकल रहे होते हैं वो स्प्रेड हो रहे होते हैं आपके स्काई के अंदर, आपके एनवायरनमेंट के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि हम उन्हें कैद कर सकते हैं। तो इनकी जो डिफ्यूजन जो है उसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से ही है। द मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन गैसेस और लिक्विड व्हिच टेंड्स टू रिजल्ट इन देयर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ पे क्या बताया कि लिक्विड और गैस सही जो है सेम डिस्ट्रीब्यूशन करती है डिफ्यूजन की। बाय निस्बत डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्यूट फ्रॉम अ सॉल्यूशन वेयर देयर इज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन वेयर द कॉन्सेंट्रेशन इज लो। द डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यूज until the concentration of solute all portions of the solution are equal। आपकी गैस और लिक्विड जो है वो इक्वल होती है, वो एक तरीके से जो है सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही है। इन दी अदर हैंड आपकी जो सॉलिड है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। तो डिफ्यूजन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑस्मोसिस और ये आपके ऑस्मोसिस प्रोसेस से बहुत मुख्तलिफ होता है एज इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस सॉलिड एंड लिक्विड अदर देन वाटर। सही, ये आपके वाटर के साथ कहीं पे भी मूव नहीं हो रहा है, ये अपने आप में अपनी अहमियत रखता है बानिस्बत ऑस्मोसिस के, जो मैं अभी आपको इन डिटेल समझाऊंगी कि वो किस तरह परफॉर्म करता है, उसका क्या फंक्शन है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑस्मोसिस। Osmosis can be regarded as a special case of diffusion। Osmosis को जो है हम एक स्पेशल केस की तरह ट्रीट कर सकते हैं डिफ्यूजन से हटके। Osmosis is a movement of a solvent। ये मूवमेंट है सॉल्वेंट किस्म की, यूजुअली वाटर। सॉल्वेंट मीन्स आपके पास लिक्विड में कोई चीज़ हो, यहाँ पे एग्जाम्पल दी जा रही है यूजुअली वाटर। वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये बता रहे हैं कि ऑस्मोसिस एक ऐसा फंक्शन है जो वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है। वो किस तरह ले जाता है, वी आर डिस्कसिंग in page number 4 as an activity। Here you can see the activity about the osmosis, which is a piece of semi-permeable membrane is structured around a testile funnel। सबसे पहले आपको इस एक्टिविटी के समझने के लिए आपके सामने ये जो है फिगर है जिसे आपने अच्छे से समझना है। देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से अबाउट द ऑस्मोसिस एंड हाउ कैन दे परफॉर्म देयर फंक्शन। सो हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फिगर नंबर 1.4 experiment to show osmosis। Here you can see first you can take a two beaker, सही, और टेस्टाइल फेनल इसको कहते हैं, ये जो आपकी अंदर इसमें बीकर में डाली गई है इसे कहते हैं टेस्टाइल फेनल। सही, अब आपके पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, वो एक एग के छिलके जैसी होती है जिसे हम इस फनल के नीचे रबर बैंड से जो है कवर्ड कर देते हैं। सही है, अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, द प्रिपेयर्ड फनल इज फर्न अपसाइड डाउन। हमने इसको बीकर के अंदर डाल देनी है, फिल विद अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। अब क्या कह रहे हैं कि शुगर का एक सॉल्यूशन बनाइए। आपने थोड़ी सी शुगर लेनी है, उसको पानी में सॉल्यूट कर लेना है, उसके बाद उसके अंदर आप कोई भी कलर डाल दीजिए, कोई भी फूड कलर डाल दीजिए। इमर्स इज अ डिस्टाइल्स वाटर एंड ड्रेन ऑन आयरन स्टैंड, और उसको आयरन स्टैंड से जो है अपनी टेस्टाइल फनल को होल्ड कर दीजिए। The level of sugar solution is the funnel is marked, और जितनी आपने शुगर सॉल्यूशन उसके अंदर डालिए वहाँ पे मार्क कर दीजिए कि हमने इतना सॉल्यूशन डाला है। And the experiment is left to stand for a few hours, और
फिर अपने इस एक्सपेरिमेंट को कुछ टाइम के लिए लेफ्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। After a few hours later, you can see the level inside will be seen to have risen. आप क्या देखेंगे कुछ घंटों के बाद कि आपने जितना सॉल्यूशन इस टेक्सटाइल फनल में डाला था वो इंक्रीज, वो राइज कर चुका है उस मार्क से जो आपने लगाया था। How it can be possible? This could only have been caused by movement of water through the membrane into the funnel. ये मेम्ब्रेन के जरिए आपकी वाटर इस ऑस्मोसिस के अंदर टेक्सटाइल फनल में जाती रही जिसके जरिए आपने यहाँ पे अपना इस एक्सपेरिमेंट को राइज होते हुए देखा। नो शुगर पास, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ वाटर पास हो रही थी, अदर देन शुगर नहीं, फ्रॉम द टेक्सटाइल फनल, एंड दिस कैन बी टेस्टेड। और ये आपका टेस्ट का रिजल्ट निकल कर आ गया कि ऑस्मोसिस जो है वो वाटर फॉर्म में आपके पास राइज होता हुआ नजर आता है। इन द फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन इट कांट बी। Okay, so here we are moving forward to another topic which is translocation. In page number 6 you can read the food prepared by the leaves and transported to all parts of the plant in the form of solution. ये बात आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो फूड प्रिपेयर्ड होता है प्लांट में वो कहाँ होता है, किस पार्ट में होता है, वो लीव्स में होता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। सही, उसकी मदद से लीव्स जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद ऑल ओवर द प्लांट वो जो है उसे सर्कुलेट कर रहे होते हैं रूट्स तक विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन टेक प्लेस मेनली थ्रू द सेल्स ऑफ फिलम। वो जो है फिलम के पास अपना टेक प्लेस करती है। हाउएवर इन सम प्लांट सब्सटेंस मेड इन द रूट्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू द फिलम टिश्यू। फिलम टिश्यू की हेल्प से जो है आपका प्लांट जो है वो अपना फूड सर्कुलेट कर रहा होता है। ओके, हियर यू हैव द सेकेंड टॉपिक विच इज ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर किस तरीके से आपका फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया ट्रांसलोकेशन कहते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, कि किस तरह प्लांट में फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब मैं बताऊंगी ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में आपका फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज टू स्लो। आपको मैंने अभी पढ़ के बताया कि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है कि आपकी बॉडी के अंदर वो फूड ट्रांसफर करे टू वर्क इन हायर एनिमल्स। हम जैसे बड़े लोगों के और इंसानों के लिए और जानवरों के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो वेरी स्लो है। इन सच एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वी आर आल्सो सोशल एनिमल्स, एज यू नो दैट अ वेल डेवलप्ड पिकअप एंड डिलीवरी सिस्टम, ज़्यादा बेहतरीन और तेज जो सिस्टम है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्रेजेंट। आपकी बॉडी के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए जो बेहतरीन प्रोसेस है कि किस तरह फूड ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, हाउ दे कैन वर्क इट, तो हमारे पास यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम है। व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन द वेरी सेम पेज इन 6। In the circulatory system, the blood delivers food and oxygen to every cell in the body. Circulatory system क्या है? हमारे ब्लड के जरिए हमारा फूड और ऑक्सीजन हमारी बॉडी सेल्स के अंदर जो है वो डिलीवर किया जाता है, पहुंचाया जाता है। इट ऑल्सो कैरीज वेस्ट अवे फ्रॉम एवरी सेल इन द बॉडी, और वो कैरी करता चला जाता है वेस्टेज जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ये आपके दिल से जुड़ा होता है और आपके दिल पे ही इसका दारोमदार होता है। ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। The topic of heart I already explained you in your previous 2 videos. So without wasting our time, we are moving forward to our new topic, which is the blood vessels. With each heartbeat, blood is pumped into blood vessels. हमारी हर धड़कन के साथ हमारा ब्लड पंप हो रहा होता है और हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो काम कर रही होती हैं। उन्हें कहा जाता है आर्टरीज। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। वो आर्टरीज जो होती है वो आपके दिल से खून लेती हुई आपकी पूरी बॉडी सेल्स में जो है सर्कुलेट कर देती हैं, फैला देती हैं टू फील द ब्लड रशिंग थ्रू द
The arteries places 2 fingers in the hollow spot on the wrist. The throbbing sensation arteries that can feel actually blood rushing through the arteries. ये आपको बता रहे हैं कि आप अपने हाथ की आर्टरीज, यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप अपने हाथ को लीजिए और उसके बाद अपनी नफ्स में हाथ रखिए तो यू कैन फील द सेंसेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। आपको ये बात बहुत वाज़ेह फील होगी कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कितनी तेज़ी से चल रही हैं, कितनी तेज़ी से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है और आपकी हार्ट बीट कितनी तेज़ जो है और कितनी स्लो जो है वर्क कर रही है। यू कैन फील all these things when you are put your finger on your wrist. Arteries branch into smaller and smaller arteries and finally into capillaries. वो छोटे से छोटे होके बन के capillaries बन जाती हैं। Capillaries are the tiniest blood vessels about as thick as one of your hair. आपके एक बाल जैसी वो जो है वो thick होती हैं। They have very thin walls और उनकी बहुत बारीक सी walls दीवारें होती हैं। It is through these thin capillaries walls that oxygen is picked up from the alveoli in the lungs. Here you can see figure number 1.10 network of blood vessels in our body. You can see what is veins, what is heart and where is arteries. Arteries जो होती हैं आपकी थोड़ी जो है वो थिक होती हैं, थिन होती हैं और वेन्स जो है वो थोड़ी थिक होती हैं। After passing through the capillaries and picking up carbon dioxide, the blood flows into blood vessels and called veins. जब कैपिलरीज और आर्टरीज मिलती हैं तो वो वेन्स बन जाती हैं। वेन्स कैरी द ब्लड बैक टू द हार्ट। वो आपके दिल से जुड़ी होती हैं और आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। फिगर नंबर 1.10 As I already shown you, वही चीज़ यहाँ पे आपको बताई जा रही है। Circulatory system. Okay, so come page number 8. Here you have the topic of blood. The blood is a liquid tissue. ये एक liquid form tissue होता है। As you can see, जब आपकी चोट लगती है तो आपके वहाँ से खून निकल आता है, वो liquid form में होता है ना आपका blood. The human body contain 3 to 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 से 5 लीटर जो है ब्लड पाया जाता है एंड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड नोन एज प्लाज्मा और कंसिस्ट होता है प्लाज्मा पे। व्हाट इज प्लाज्मा? इन विच 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स फ्लो। अब 3 टाइप्स का ब्लड जो है वो आपकी बॉडी में पाया जाता है और जिसमें से एक प्लाज्मा होता है जो कि ज़्यादा कंटेन किया जाता है। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा ब्लड का एक लिक्विड पार्ट है। इट इज येलोइश, वो कलर में येलोइश होता है एंड कंटेन्स अबाउट 90% वाटर। इसके अंदर 90% वाटर होती है प्लाज्मा में। इट हैज फूड, इसके अंदर फूड, वेस्टेज, एंजाइम्स एक्सेट्रा डिसॉल्व इन इट। ये तमाम चीज़ें डिसॉल्व होती हैं आपके प्लाज्मा में। इट ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन्स दैट हैव द ब्लड टू क्लॉट। वो प्रोटीन्स भी जो है कंटेन्स करता है और आपका खून जमाने में भी मदद करता है, क्लॉट बनाने में। अगर आपकी चोट लग जाए तो वहाँ पे खून बनाने में प्लाज्मा ही हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे है ब्लड सेल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स एज यू कैन सी इन फिगर नंबर 1.12। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? उन्हें RBCs कहा जाता है। आर डिस्क शेप और शेप में डिस्क की तरह होते हैं। दे कंटेन अ रेड कलर प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन। वो कंटेन करते हैं रेड कलर को जिसे हेमोग्लोबिन कहा जाता है। इट इज द पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द सेल्स ऑल ओवर द बॉडी। वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं आपकी ऑक्सीजन को। इन द सेकंड थिंग, व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs जिन्हें कहा जाता है आर स्लाइटली लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स। वो थोड़े बड़े होते हैं रेड ब्लड सेल से। दे आर फेवर इन नंबर, वो ज़्यादा भी होते हैं देन रेड ब्लड सेल्स। देयर मेन जॉब इज टू फाइट अगेंस्ट डिजीज बाय डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन मटेरियल। इनकी जॉब होती है कि वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद डिजीज से और बैक्टीरिया से जो है लड़ें और आपको हेल्दी रखें। They are able to move on their own like amoeba. उसके बाद है यहाँ पे platelets are smaller than red blood cells. They help the blood to clot. ये मदद करते
This blocks the flow of blood and prevent blood loss. The function of blood, it carries oxygen to various parts of the bodies. वो आपकी वेरियस पार्ट बॉडीज में से जो है कैरी कर रही होती है ऑक्सीजन को. इट कैरी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स और वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी और डिस्ट्रीब्यूशन. इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एक्सेस ब्लीडिंग. आपकी ब्लीडिंग को भी रोकने में मदद करता है. उसके बाद आपका टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन. आप बैडली इंजर्ड, एक जख्मी इंसान में लॉस अ लॉट ऑफ ब्लड, वो बहुत सारा खून जो है वो लॉस कर चुका होता है अपना. अ ब्लड लॉस ऑफ 40% और मोर कैन कॉज डेथ. 40% से ज़्यादा अगर एक इंसान अपना ब्लड लॉस कर दे तो उसकी डेथ हो जाती है. द डॉक्टर मस्ट गिव द पेशेंट ब्लड डोनेटेड बाय अनदर पर्सन. वो दूसरे पर्सन से लेके भी उसे डोनेट किया जा सकता है. पेशेंट ब्लड डोनेटेड बाय अनदर पर्सन कॉल्ड अ डोनर. जो इंसान अपना खून डोनेट कर रहा है उस इंजर्ड पर्सन के लिए उसे डोनर कहा जाता है. टू मेक अप द ब्लड लॉस, द प्रोसीजर इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. Donated blood is stored in blood banks after careful testing. जो ब्लड डोनेट किया गया है उसे ब्लड बैंक में रखा जाता है अच्छी तरीके से टेस्टिंग करके और उसे क्लीन करके. There are 4 kinds of blood groups known as A, B, AB and O. Different persons have different blood groups. Blood of some groups does not match with some other. Doctors have to be careful to match the blood of the patient with the donor before carrying out blood transfusion. इससे पहले कि वो आपको खून चढ़ाया जाए इस बात पे अच्छे से देख लेते हैं डॉक्टर्स कि आपका ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मैच हो रहा है या नहीं. दिस इज बिकॉज ऑफ इफ ब्लड ऑफ अनमैच्ड ग्रुप्स गेट मिक्स्ड, अगर आपके जिस्म में अनग्रुप ब्लड मिक्स्ड हो जाए द रेड ब्लड सेल स्टिक टुगेदर एंड इट कैन लीड टू डेथ. इससे भी आपका डेथ कॉजेस बढ़ने की चांसेस होते हैं. The excretory system. During life activities such as cellular respiration, several chemical reactions take place in the body. They are known as metabolism. Excretory system में जो आपका वर्क हो रहा होता है सबसे ज़्यादा वो आपका मेटाबॉलिज्म कर रहा होता है. These chemicals reaction produce waste products. और ये तमाम chemical reaction मिलके waste products को produce करते हैं such as carbon dioxide, जिसमें शामिल होती है वाटर, सॉल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड. बिल्ड अप दिस वेस्ट इन हार्मफुल टू द बॉडी. और ये जो चीज़ें बन रही होती हैं वेस्टेज आपका, ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं. द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स रिमूव दिस वेस्ट. और आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो रिमूव कर देते हैं दिस काइंड ऑफ वेस्टेज. दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रिएशन. इसे एक्सक्रिएशन के नाम से जाना जाता है. The urinary system is responsible for removing most of the waste from the body. आपका urinary system इस बात का responsible है कि वो आपकी body से remove कर दे unwanted waste form of urine. Urine consists of 95% water, 2.5% urea and 2.5% other waste product. The main organs of the system are the kidney. और आपकी ये यूरिनरी सिस्टम परफॉर्म करने के लिए जो मेन ऑर्गन रिक्वायर्ड है वो आपकी किडनी है. फिगर नंबर 1.14 यू कैन सी द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम. दे आर लोकेटेड ऑन ईस्ट साइड ऑफ बैकबोन. ये आपके बैकबोन के ईस्ट साइड पे होते हैं. दे अबव द वेस्ट. नाउ हियर योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. So till then, अल्लाह हाफिज़. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.